घड़ी है और घड़ी चालू है, चल रही है। यहाँ तक तो स्वाभाविक है, पूछने की कोई बात नहीं है। चल रही है तो वह तीन अपेक्षा से एक अपेक्षा वह है सेकंड का चल रहा है। इस अपेक्षा से घड़ी चल रही है और मिनट कांटा की अपेक्षा से वह देखने को उपलब्ध नहीं हो रहा है। चश्मा लगाने के उपरांत कुछ संभव है वह भी चल रहा होता है। फिर तीसरा एक और कांटा है जो घंटे का है, वह भी चल रहा है इस अपेक्षा से कि ये दोनों चल रहे हैं, इसलिए वह भी चल रहा है किंतु देखने को उपलब्ध नहीं होता। फिर भी कालांतर में वह एक घर खिसक जाता है। इसको हम प्रत्यक्ष से नहीं कह सकेंगे क्योंकि वह इस स्थान से उस स्थान तक तो गया, लेकिन चलता हुआ कभी भी वह देखने में नहीं आया। ऐसा है ना? ये तो सहज उसकी क्रिया हो रही है, किंतु कभी भी वह घड़ी पीछे भी चली जाती है। हम साइड और इन साइड और आउट साइड और अदर साइड हम कुछ नहीं जानते। क्या कभी घड़ी पीछे भी जाती है? चल रही है तो ये ठीक है, लेकिन पीछे चल रही है ये तो आप अपने दिमाग से और पुनः पूछ लो। कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं जा सकता। जब काल पीछे नहीं जा सकता है तो आपको वह पीछे कब ले जा सकता है? यह एक प्रश्न या यूँ कहो जिज्ञासा है। आप कभी भी पीछे नहीं जा सकते। ये काल की तीन कांटें बता रहे हैं और कालस्य अनुग्रह, ये काल का अनुग्रह है। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक समय से दूसरे समय आदि आदि प्रत्येक पदार्थ में क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए जब पीछे चलना ही नहीं है, चल सकते ही नहीं है, तो पीछे देखते क्यों हो? यह प्रश्न उठता है। पीछे जब से देखेंगे तब से विकल्पों के अलावा हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा और विकल्प के द्वारा, संकल्प के द्वारा संसार का विकास होता बताते हैं। इसलिए बहुत आसानी बात है, जब चल ही नहीं सकते और पीछे देखने से कोई उपलब्ध होगा भी नहीं है तो चलने को रोको क्यों, किंतु उसको आगे बढ़ने दो। आगे आपके कहने से वह बढ़ता ऐसा भी नहीं है, उसका वह स्वभाव है। ये रुकने का और पीछे मुड़ने का बात हमें समझ में नहीं आती। आपको आ रही है तो देख लो। घड़ी के अनुसार, देश के अनुसार और काल के अनुसार और समय के अनुसार संतों ने कहा हमें चलना है। इसलिए चलना है, स्वभाव है, तो समय के अनुसार आगे ही चलना है, पीछे की ओर मुड़ना नहीं। मुड़ते हो उसमें कुछ आकर्षण होगा, लेकिन सब आकर्षण का केंद्र परिणमन है। कोई परिणमन आकर्षण का और कोई परिणमन विकर्षण का परिणाम निमित्त बन सकता है, किंतु यह दोनों ही आकर्षण
और विकर्षण और प्रकर्षण उत्कर्षण आदि आदि ये हमारी दिमाग की उपज है। वस्तुतः वह चल रहा होता है। आप अवश्य ही इसके बारे में उत्तर न दे करके एक आध बार देख लेना कि पीछे भी कभी चलते हैं क्या। जब पैर हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर भी संदेह के बिना बढ़ाते जाते हैं। पीछे कदम लेते हैं तो हमारा गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ा जाता है। बैलेंस या नियंत्रण हम खो देते हैं। देखो, नियंत्रण खोने में पीछे की ओर कदम उठाने का पुरुषार्थ है। इसलिए आप जंप लेकर के भले ही आगे जाओ, कम से कम बच जाओगे, लेकिन पीछे कदम लोगे जब कभी भी पीछे कैसे भी हो रुकना पड़ता है। रुकना तो हम संभव है, ठीक है, पीछे नहीं लेते हैं। यह आपके दिमाग से सोचने की बात है। पीछे तो जाते नहीं, जाना अनिवार्य है, जाना चलना अनिवार्य है। पीछे यह विवक्षा के अपेक्षा से लगती है। जहाँ पर विवक्षा हो जाती है वह वस्तुतः होती नहीं है, विवक्षा बनाई जाती है। आगे भी और पीछे भी ये एक विवक्षा है। चलना विवक्षा नहीं, वो स्वभाव है। स्वभाव को छोड़ करके विवक्षा बनाओगे, भले ही वक्ता कहलाओगे, किंतु चलने वाला यात्री नहीं कहलाओगे। यात्री महोदय, चलना छोड़ करके बोलना बंद कर दो। अहिंसा परमो धर्म की हमें शास्त्रों से ये ज्ञात होता है। मोक्ष मार्ग में अथवा मोह मार्ग में कोई भी मार्ग हो, संघर्ष अवश्य करना होता है। जैसे आप लोगों की इच्छा, जैसे आप मार्ग चुनोगे, जैसे आपका गंतव्य रहेगा। गंतव्य मिले प्राप्त करने योग्य वस्तु जो रहेगा उसी के अनुसार और मार्ग को चुनोगे। और चूँकि अपने ही तरफ से ये चुनाव है, इसलिए उस चुनाव के बाद वहाँ तक पहुँचने के लिए कठिनाई कितनी भी हो, किंतु संघर्ष करना अनिवार्य होता है। हर बार में संघर्ष मोह के मार्ग में हुआ है। अब वही सोचता रहता है। संभव है हमारे लिए उदाहरण बहुत जल्दी मिल जाते हैं। प्रतिभास्थली का तो संचालन तो हो रहा है, 3 के स्थान पर 5 हो रहे हैं। अब एक साथ 2 स्थानों पर प्रतिभास्थली एक साथ प्रारंभ होने जा रही है। अभी हमारे सामने माइक की व्यवस्था की थी इन लोगों ने, और थोड़े से वह नीचे जैसे हो रही थी, उसके लिए एक स्थान और व्यवस्थित करके ब्रह्मचारी जी ने कर दिया। तो हमारा ध्यान चला गया। प्रतिभास्थली तो बाद में बनती, पूर्व पीठिका पहले बनती है। अब पूर्व पीठिका के आधार पर यह माइक की व्यवस्था हो गई। अभी आपके यहाँ जो खुलने वाली है प्रतिभास्थली, वह पूर्व पीठिका के माध्यम से सामने आ रही है। क्योंकि जब तक हम पूर्व में
विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक उसके बाद में जो होने वाला होता है वो व्यवस्थित नहीं हो पाता। हर कार्य में संघर्ष तब होता है जब पूर्व की ओर ज़्यादा हम समय नहीं दे पाते। दे ले तो कुछ संघर्ष की बात है ही नहीं। संघर्ष तो होता है, लेकिन संघर्ष के बाद जो परिणाम निकलता है वह अपने इच्छानुकूल ही निकलेगा, क्योंकि हमने ही अपनी तरफ से उस ओर पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक किया है। अज्ञान दशा में जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसमें फेल होने का, अनुत्तीर्ण होने का, विफल होने का कारण क्या रहता है? उसमें अज्ञान रहता है। विफलता का कारण ज्ञान नहीं किंतु अज्ञान रहता है। यूँ कहो कि वह अज्ञान दशा में वह एक प्रकार से तैयारी तो करता है और अन्य उसी में उसको सफलता भी मिलती है, क्योंकि पूर्ण रूप से न अज्ञान दशा में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, अधूरा भी नहीं हो पाता। कुछ न कुछ तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता रहती है। किंतु जब हम समान रूप से उसमें बांटते हैं अथवा परिश्रम करते हैं, वह महत्वपूर्ण होता है। विषय भिन्न भिन्न होने के कारण हम भिन्न भिन्न समयों में उसकी तैयारियां करते हैं, परिश्रम करते हैं, सावधानी के साथ करते हैं। फिर भी कुछ विषयों में हमें विफलता हाथ लगती है, अथवा यूँ कह दूँ उसमें गुणवत्ता की कमी नज़र आने लग जाती है। इसको आचार्य बोलते हैं अनुपात से अज्ञान का फल, और अनुपात से ही ज्ञान का भी फल मिलता है। किंतु उसमें भी इसी प्रकार कम जो गुण मिलते हैं उसके बारे में सोचा जाता है। परिश्रम तो हमने बहुत किए थे, किंतु कुछ विषयों में हमें इतना कम परिणाम निकलेगा ध्यान में नहीं आता, इसलिए मन में आकुलता बनी रहती है। किंतु मोक्ष मार्ग में एक बहुत बड़ी सुविधा है, वो ये है कि उसके विषय बहुत सारे नहीं रहते। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, धीरे धीरे विषय कम हो जाए तो ये विषयों की संख्या कम होती चली जाए, अथवा एक ही रह जाए, तो फिर उसमें हम इस ढंग से मेहनत करें ताकि वह फल सामने आ जाए। मोक्ष मार्ग में यही सुविधा रखी गई है, चिंता न करो, कोई भी विषय नहीं, और यूँ कहना चाहिए बाहरी विषय कुछ रखा ही नहीं। हमें तो पढ़ना नहीं है, हमें सोचना नहीं है, हमें लिखना तो बंद ही कर देना है। बस लिखने के स्थान पर हमें लिखने की तैयारी हो लेना चाहिए। केवल देखना और जानना और लिखने को तो भूल जाना है। महाराज ये तो बहुत कठिन विषय है। तो कौन कहता है कि मोक्ष मार्ग सरल विषय है? कौन कहता है कि मोक्ष मार्ग सरल विषय है? फिर आप ही तो कहते हो, प्रोत्साहित भी करते हो। इसलिए करता हूँ
इसमें आपके अलावा कोई है ही नहीं, इसलिए सरल है। आप लड़ने की आदत वाले हो, इसलिए दूसरे कुश्ती पहलवान को चुन लेते हो तो लड़ते हो। किसी को कुश्ती पहलवान नहीं मिले तो दीवार से टकराए जाए और अपनी पहलवानी आजमाए, मैं कैसा हूँ। तो दीवार को टकराएगा तो उसके बाहुदंड ही कुछ रगड़ खाएंगे। अब बाहर से शक्ति आएगी क्या भीतर से बाहर आएगी? बोलो, लहू लुहान क्या दीवार होगी? हाँ दीवार ही तो हो गई। देखो उसके ऊपर कितनी पुत गई, क्या पुत गई? खून। लेकिन आया कहाँ से खून? दीवार में है, दीवार के भीतर नहीं है, किंतु अंदर का वह खून बाहर आ गई क्योंकि हम टकरा गए। अब टकराने की आदत छोड़ दो, टकराने की आदत छोड़ दो और ठुकराने की आदत भी छोड़ दो। अपने बाहुदंड को भी सुरक्षित रखो और अपने पैरों को भी सुरक्षित रखो। गिरने की बात नहीं होती, और गिरने की बात नहीं होती। गिरी की भांति उन्नत होने के लिए कोई समय भी